बार जनता का जो रुख दिखा मुझे पूरी तरह से परिवर्तन की लहर थी, वो बदलाव का था। बीएलओ को जो मतदाता पर्ची बांटने घर जा रहा था, उनको टारगेट दिया गया था। एक अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं टिकट मांगने नहीं गया था, किसी नेता के पास गया ही नहीं, बायोडाटा तक नहीं दिया था, मुझे घर बैठे टिकट मिली है। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नरेश ज्ञानचंदानी जी, जो कि भोपाल की हुजूर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जैसा कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, जिसके नतीजे आगामी 3 दिसंबर को आने वाले हैं। चुनाव मतदान होने के बाद प्रत्याशियों को लगभग आभास हो जाता है कि जनता का रुख किस ओर है। आइए बात करते हैं ज्ञानचंदानी जी से और जानते हैं कि आगामी 3 तारीख को कैसे देखते हैं वो, क्या उम्मीद है उन्हें नतीजों से और क्यों। सर, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। जी धन्यवाद आपका। पहला सवाल मेरा आपसे कि आगामी 3 तारीख की मतगणना में होने वाले नतीजों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार जनता का जो रुख दिखा मुझे पूरी तरह से परिवर्तन की लहर थी, वो बदलाव का था। 20 साल हो गए, जनता ऊब चुकी थी, त्रस्त थी, तो इस बार पूरा बहुत अच्छा माहौल था और इस बार निश्चित रूप से बदलाव है ही, निश्चित रूप से। वो कर्मचारियों का बहुत सबसे बड़ा मुद्दा था। मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में कर्मचारी तबका भी आता है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण पहली बार उन्होंने कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को वोट दिया 20 साल में। किसान भी त्रस्त थे, हमारे पूरी ज़मीन कैचमेंट में कर दी किसानों की सीओ तक, तो किसान परेशान थे, तो वो बदलाव की, किसान भी बदलाव चाह रहे थे, तो बहुत सारी समस्याएं थी। मतलब जनता परेशान थी, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, महिलाओं अपराध पे, बहुत बच्चों पे, महिला महिला तो छोड़ी, बच्चों पे भी अब बहुत अपराध हो रहे थे, तो जनता बहुत रुष्ट थी। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि पिछली बार भी आप इसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, तो ऐसी क्या कमी रह गई थी जिससे इस बार आपने सुधारा है? हाँ, ये बात आपने अच्छा सवाल किया। मैं अगली बार मुझे बहुत 12 दिन के लिए समय दिया और मेरे को जनता नहीं पहचानती थी। कोलार की तो जनता पहचानती नहीं थी, गांव की भी 25 या 30% लोग जानते थे, तो इस कारण वो कम्युनिकेशन बनाने में मुझे को समय लगने में समय कम लगा। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ क्या था कि उस टाइम ऐसा लहर नहीं थी कांग्रेस की जैसे इस टाइम लहर है बदलाव की। तो ये 2 चीज़ें थी कि मेरे को समय नहीं मिल पाया था अगली बार, और नया चेहरा था। और इस बार जो है 5 साल में जनता के बीच में रहा और निरंतर, ऐसा एक दिन नहीं हो कि मैं उनके दुख सुख में नहीं खड़ा हुआ हूँ। तो अब जनता से मैं घर घर तक जुड़ गया था, तो मुझे कार्यकर्ताओं की मदद तो मिली, उसके साथ जनता की बहुत मदद मिली। जनता खुद, ऐसा लग रहा था कि जनता का चुनाव लड़ रही है, ऐसा लगा बिल्कुल। ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस लड़ रही है, मतलब ऐसा माहौल बन गया था। और आपको दिखा भी होगा, आप घूमे होंगे क्षेत्र में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो योजनाएं बनाई गई उनसे जनता को अलग कर पाना बड़ा कठिन काम हो गया, जो अभी वर्तमान में मौजूदा सरकार ने हाँ, बनाई है? बड़ा बिल्कुल। आखिर टाइम में इनको लगा जब ये हार रहे हैं, तो उन्होंने नई नई लाडली लक्ष्मी योजना और जो भी योजनाएं लाए थे, काफ़ी लालच दिया, पर जनता बहुत समझदार है। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि गांव के जो वोटर हैं, गांव की जो जनता है, बहुत परिपक्व है और वो ज़्यादा ही समझदार है। उनको लगा कि 20 साल में तो दिया नहीं, अभी आखिरी में 6 महीने 1 साल पहले दे रहा है, तो समझ गए, जनता समझ गई कि ये तो हमको घुमा रहे हैं और कुछ होगा नहीं, भ्रमित कर रहे हैं। कुल मिला के यही था, तो जनता उनके बहकावे में नहीं आई है। मैं आपको एक चीज़ और आज एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। मेरे कुछ परिचित मिले थे, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने बीएलओ को, जो मतदाता पर्ची बांटने घर जा रहा था, उनको टारगेट दिया गया था। मैं चुनाव आयोग से बोलता हूँ, इस पर संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि घर घर जब आप महिलाओं को पर्ची देने जाओ तो लाडली लक्ष्मी की योजना की जरूर चर्चा करना, मन प्रचार करना। तो मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो, चुनाव आयोग से मैं आपके जरिए। प्रचार करना ये कहा गया था? ये मुझे पता पड़ा है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूँगा या आग्रह करूँगा कि इसका संज्ञान लें और इस पर जो भी हो, अगर बिल्कुल ऐसा हुआ है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए था। इस तरह से मतलब आपके हिसाब से ये जो योजनाएं बनाई गई है सिर्फ वोट बैंक की नहीं, वोट बैंक और प्रचार के लिए बनाई गई थी। प्रचार के लिए बनाई गई। लेकिन सरकार का कहना है कि आज ही योजना नहीं बनी, काफी समय से पुरानी योजनाएं भी चली आ रही हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव के जस्ट पहले ही इन्होंने शुरू किया है। ऐसा क्यों?
20 साल में तो नहीं बनी योजना ऐसी। 20 साल में लूटा और खसोटा। बिजली महंगी कर दी। बिजली के बिल, गरीब जो झुग्गी में रहता है उसको खाने को नहीं है, महंगाई के कारण पहले से परेशान है। फिर ऊपर से इन्होंने बिजली के बिल बाहर ही भेज दिए। कईयों को जेल भेजा, कईयों के बिजली कनेक्शन कटे, लोग अंधेरे में रहते, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। मेरे पास फ़ोन आते थे, मैं खुद कैसे करके मदद की है मैंने। कोरोना के बाद ऐसा मध्यम वर्ग के पास बड़ा संकट आया था, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे हमारे शहरी बच्चों, और डेली मेरे पास 5 से 10 मामले आते थे बच्चों की फ़ीस भरने के लिए। उसमें मैंने खुद आगे होके स्कूल वालों से मिल के, कुछ मैं अपनी तरफ से, कुछ स्कूल वालों की तरफ से, ऐसे करके हमने मदद की और बच्चों की फ़ीस, इतने संकट में बेचारे गुजरे हैं। तो वो दर्द जनता के अंदर गहरा था और इस चुनाव के परिणाम में आपको दिखेगा। सर, आपके क्षेत्र का अगर हम समीकरण करें तो पुनः आपको टिकट मिलने की क्या वजह समझी जाए? क्या वाकई में सिंधी वोट्स ज़्यादा है? ऐसा एक कहा जाता है कि यहाँ पर उस कारण आपको उतारा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सिंधी वोट के कारण इस बार नहीं मिला, अगली बार मिला था। अच्छा, अगली बार। हाँ, इस बार इसलिए मिला कि सर्वे हुए थे, पार्टी ने बड़ी गंभीरता से सर्वे किए और सर्वे के आधार पे उन्होंने देखा कि 5 साल ये पहले कम, क्योंकि पहला मार्जिन हमेशा 60,000 70,000 रहता था। जब अगली बार मैं कम समय पे लड़ा और अनजान चेहरा लड़ा तो लीड 60 से 15 पे आ गई। तो पार्टी ने एक चीज़ ये देखी। दूसरा, सर्वे किया तो उन्होंने जनता से पता किया कि ये बराबर 5 साल में जनता के दुख सुख में खड़ा है। तो ये चीज़ उनके सर्वे में निकल के आई और सर्वे के आधार पे टिकट हुआ। एक अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं टिकट मांगने नहीं गया था, किसी नेता के पास गया ही नहीं, बायोडाटा तक नहीं दिया था, मुझे घर बैठे टिकट मिली है। तो मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी है सर्वे के आधार पर टिकट दिया। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी टिकटें बटी है और सब जीतने वाले कैंडिडेट को दिया है। चलिए, अभी जो तुरंत में बालाघाट का मामला सामने आया है, आपको जानकारी है, तो आप मुझे बताएं क्या क्या कहना है उस बारे में आपका? क्या छेड़छानी हुई है उस बारे में? क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल, ये सबूत है, वीडियो आए हैं, सबूत है। बिना आप किसी भी प्रत्याशी को, जितने भी प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे निर्दलीय लड़े, कोई भी लड़े, बिना आप बुलाए कैसे आपने वो लिफाफे खोल दिए? नहीं, पर अनुपम राजन जी ने जैसा कि आज कहा है कि ऐसी कोई छेड़खानी नहीं हुई है वहां पर, उस चीज को खारिज किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये चुनाव आयोग पे सवाल उठेगा फिर, क्योंकि जब आपके पास प्रमाण है, वीडियो आ रहे हैं, आप उसकी जांच भी नहीं कर रहे और एकदम बयान दे रहे हैं। आप जांच तो करिए, वो वीडियो में कौन कौन आदमी कैसे कैसे गए, प्रत्याशी क्यों नहीं थे, प्रत्याशी को क्यों नहीं सूचना दी गई, ऐसे कैसे लिफाफे आपने वहाँ पे कर्मचारियों को भेज दिया। तो इस पे चुनाव पे तो, निष्पक्षता पे तो संदेह उठता ही है, कलेक्टर पे भी उठता है, एसडीएम पे भी उठता है, जो एसडीएम आरओ होता है, इन पे संदेह बिल्कुल उठता है, उन पे एक्शन होना चाहिए। मैं राजन से फिर अनुरोध कर, चुनाव जो हमारा अधिकारी, जो मेन कमिश्नर है, जो हमारा चुनाव अनुपम राजन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप फिर से इसका बयान से हट के आप कार्रवाई करें, जो सख्त से सख्त हो कार्रवाई करें। आगामी रूपरेखा बताएं मुझे कि आपने अब चुनाव लड़ लिया है, सरकार बनती है, आप जीतते हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा? मैं आपको बताऊं, इन्होंने 20 साल में विकास से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के कारण कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। सड़कें बनी 2 महीने में उखड़ गई, गड्ढे गड्ढे हो गए, धूल उड़ रही है। कोलार का 6 लेन जाके देखो, आप रोड से गुजर नहीं सकते और हर महीने 2-4 एक्सीडेंट होते हैं, मौतें भी बहुत हुई है। तो ये सब भ्रष्टाचार के कारण हुआ। अमृत योजना लाए, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो हम सबसे बड़ी चीज़ है कि ईमानदारी से काम करना। जनता ऐसे रोड बने कि 5 साल 10 साल तो टिके और काम ऐसा हो, सिस्टम से हो, कम से जनता को उसका लाभ तो मिले। इसका जो योजना लाए हैं, जनता को लाभ नहीं मिला है, इन नेताओं की जेबें भरी हैं और इसकी हम जांच करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे, पैसे वसूल भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता जिसने भ्रष्टाचार किया, बचेंगे नहीं। कोई एक मैसेज देना चाहते हैं जनता को आप? बस मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद जैसे आपने दिया है हमेशा बना रहे और मैं हमेशा ये चुनाव जो लड़ा, अहंकार बना विनम्रता से चुनाव लड़ा, तो मैं नम्र ही रहूँगा और हमेशा सेवा, बिना चुनाव हारने के बाद भी मैं आपके बीच रहा, जनता के बीच रहा, सेवा की, ईमानदारी और सच्चाई से सेवा की। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, दागदार नहीं हूँ, ईमानदार। मैं जनता से कहता हूँ, जिस तरह से इस चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया है,
तो ये आशा हमेशा बरकरार है, जिससे मेरी एक हिम्मत बढ़ती है, मुझे ताकत मिलती है, काम कर शक्ति मिलती है। ये शक्ति बरकरार है, मैं जनता की सेवा करूँ। जनता बहुत दुखी है, न स्कूल हैं, न अस्पताल हैं गांव में, न बिजली की व्यवस्था है। छोटे छोटे डीपी रखे हुए हैं, डीपी जल रहे, महीने 2 महीने डीपी जल रहे हैं, गांव वाले परेशान हो रहे हैं। तो ये सब परेशानी बहुत है। मैं खुद अंदर से गहराई से देखा, कई तो स्कूल ऐसी हालत है कि बच्चों को पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं। आप एक बार स्कूल का दौरा करिए, आप देखिए कि ग्रामीण में क्या हालत है। मैं सोच रहा हूँ इन्होंने इतना कर्जा लेके पैसा गया कहाँ, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पैसा गया कहाँ आखिर, कौन सी योजना में है, और योजना में वाकई काम हुआ नहीं हुआ। मुझे एक कानासैया का उदाहरण मुझे बता रहा हूँ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है रामेश्वर शर्मा विधायक का, 4 करोड़ रुपए का भूमि पूजन किया है रोड पे। आप जाइएगा ट्रांसपोर्ट नगर के पास कानासैया, सब बोर्ड लगा है, 4 करोड़ का काम कहाँ हुआ, एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ, इस रोड तक नहीं बनी है। आप बताइए 4 करोड़ रुपए का। फिर आप जाइए कटारा पे, इन्होंने पार्क की घोषणा की 4 करोड़ रुपए की, पता नहीं जो, फिर 2 करोड़ सुना था और सेंक्शन करवाए, सब जाली लगी हुई है, पार्क नहीं बना है। अब क्या जाली पे 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं क्या? ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं इस चीज़ के लिए मैं जनता से अब तो चुनाव हो ही गए, वोट हो गए, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। अब निर्णय तो जनता भगवान है मेरे लिए, मैं तो उनके नमन करता हूँ, उनके चरणों में हमेशा मैं झुका रहूँगा। मैं ये बेईमानी बंद करवा दूंगा, भ्रष्टाचार बंद करा दूंगा। बस सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बंद होगा तो जनता को सुख सुविधा मिलेगी, वो पैसा जनता के काम आएगा। तो ये है मेरा। तो ये थे नरेश ज्ञानचंदानी जी, जिन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बंद करा दूंगा। अब आगामी 3 तारीख को क्या नतीजे हमारे सामने आएंगे, ये तो सोचने वाला विषय है। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।